नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 29 जुलाई 2021 का टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। यदि आप हमारी वीडियो को अंत तक देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, मेरे साथ इस वीडियो को पूरा नोट डाउन करते हैं, तो मैं वादा करता हूं आप इस करंट अफेयर की क्लास से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, इस करंट अफेयर की क्लास में सभी क्वेश्चनों को बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। इसी के साथ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ साथ स्टैटिक जीके के काफ़ी महत्वपूर्ण डोज भी दिए जाते हैं। इसी के साथ मैं आपको पिछले करंट अफेयर का सारा रिवीजन भी कराता हूं। इसी के साथ आज के जितने भी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं वन लाइनर तरीके से भी समझाता हूं, फटाफट तरीके से समझाता हूं, जल्दी से जल्दी कम समय में आपको बहुत सारा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, आपको यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में आपको पता है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज बोम्मई। कौन? बसवराज बोम्मई। ये इस पे गलत लग गया है, इसको आप इग्नोर करिए, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बसवराज बोम्मई। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार को बसवराज बोम्मई ने अपने नए मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली। उन्हें यह शपथ किसने दिलाई थी? तो वहां के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने इन्हें दिलाई थी। 61 वर्ष के हैं ये बोम्मई, जिन्होंने अपनी गोपनीयता की शपथ ली है और इन्होंने हाल ही में अपने मंत्रिमंडल का गठन अभी नहीं किया है, परंतु इन्होंने प्रभावी और ईमानदारी मैत्रीपूर्ण सरकार देने का वादा किया है। तो ये काफी इंपोर्टेंट न्यूज थी जो कि मैं आपको लेकर आया हूं। आपको बता दूं कि इससे पहले BS येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री थे, परंतु इन्होंने हाल ही में 2021 में अपना पद से इस्तीफा दे दिया, जिनके स्थान पर आए हैं बसवराज बोम्मई जी। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं हम कर्नाटक के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंटों पर। दोस्तों, आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप इस वीडियो को मेरे साथ पूरा लिखेंगे, सभी इंपोर्टेंट नोटों को आप लिखते चलेंगे, जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर तरीके से मजबूत कर सकें। पहला पॉइंट हमारा, कर्नाटक की राजधानी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह भी बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश तो अभय श्रीनिवासन ओका जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। कर्नाटक की लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 और विधानसभा सीटों की संख्या 224 है। ठीक है दोस्तों, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यह कर्नाटक राज्य के 6 पड़ोसी देश हैं जो कि दक्षिण में स्थित हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक के हवाई अड्डे। कौन कौन से हवाई अड्डे हैं? तो कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है और मैंगलोर हवाई अड्डा जो कि मैंगलोर में ही स्थित है। तो दोस्तों, आपको सभी पॉइंट पसंद आए हों उसे एक बार लिख लीजिए और अपने परीक्षाओं की दृष्टि को और भी ज्यादा मजबूत कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपका 100% क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में बनने के पूर्ण चांस हैं। तो आप इस क्वेश्चन को तो जरूर लिख लें। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, तो इसे आप मेरे साथ जरूर लिखें और पूरे क्वेश्चन को अंत तक देखें। क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को की विश्व धरोहर में हड़प्पा का शहर धौलावीरा को शामिल किया गया है। वर्तमान में धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। जैसा कि आपको पता है कि 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में एक नया वर्ल्ड हेरिटेज साइट सम्मिलित कर लिया गया है। यदि बात करें, उसका नाम है धौलावीरा साइट, जो कि गुजरात में स्थित है। यदि हम बात करें कि हाल ही में 39वीं जो साइट बनाई गई थी वह रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में स्थित है, इसे बनाया गया था। लेकिन अब हम बात करें तो कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइटों की संख्या कितनी हो गई है हमारे भारत में? अब 40, और 40 में जो नवीनतम बना है वह धौलावीरा बना है। दोस्तों, यदि हम बात करें 40 में हमारी 32 कैसी हो गई सांस्कृतिक साइट, जिसमें 7 हमारी कैसी है नेचुरल और 1 है मिश्रित, जिसका नाम है काजीरंगा। ठीक है दोस्तों, इन सभी को आपको याद रखना है क्योंकि आपको पता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अब शामिल हो गई है गुजरात की धौलावीरा साइट।
यह चौथी साइट है गुजरात की जो शामिल हुई है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। एक है चंपानेर, एक है रानी की बाग और एक है अहमदाबाद। बात करें थी भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सा है? अहमदाबाद अहमदाबाद जो कि गुजरात में स्थित है। सभी पॉइंटों को आप मेरे साथ नोट करते चलिए। आइए देखते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। यूनेस्को की वर्ल्ड विश्व धरोहर समिति ने चल रहे 44वें सत्र के दौरान, यानी जो चल रहा है 27 जुलाई को, हड़प्पा युगीन के महानगर धौलावीरा को विश्व धरोहर साइट में स्थित कर लिया है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित कर लिया है। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात कच्छ जिले में स्थित है। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ जीके के प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो सकते हैं, तो आप इन्हें मेरे साथ नोट डाउन कर लिए। पहला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सबसे प्रचलित नाम से जाना जाता है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो सुतकोदड़ा से घोड़े के अवशेष मिले थे। नेक्स्ट हमारा सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में, और यहीं से क्या महिलाओं की चूड़ियों के निशान मिले थे राजस्थान कालीबंगा से। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियां मुख्यतः किसकी बनी होती थी? तो किसकी बनी होती थी? टेराकोटा। किसकी? टेराकोटा। नेक्स्ट हमारा हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो यह किस युग की थी? कांस्य युग की थी, क्योंकि आपको पता है कि कांस्य युगीन इसे सभ्यता को दूसरा नाम भी है कांस्य युगीन सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, पसंद आएंगे। नोट डाउन करते चलिए। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने आदिवासियों के स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार के लिए देवरन्या योजना शुरुआत की है? तो हाल ही में किस राज्य के द्वारा देवरन्या योजना स्टार्ट की गई है? तो यह स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा, जहां के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो मध्य प्रदेश की टॉप 5 योजना है जिन्हें हाल ही में करंट अफेयर की दृष्टि से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आपको पता है सीएम राइज स्कूल योजना यह मध्य प्रदेश में चलाई गई थी। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान यह मध्य प्रदेश में चलाया गया था। पौधरोपण प्रोत्साहित करने के लिए अंकुर योजना यह कहाँ चलाई गई थी? तो यह भी मध्य प्रदेश में चलाई गई थी। इसी के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यह सफल क्रियान्वयन में कौन सा राज्य रहा? तो मध्य प्रदेश रहा। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क यह अभियान भी किसके द्वारा चलाया गया था? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। बात करें थी मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य बातों की, तो आपको पता है कि यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 29, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और विधानसभा सीटों की संख्या है 230। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं जिन्हें हाल ही में बनाया गया है मंगू भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, यहाँ की राजधानी है यहाँ की भोपाल। और यदि हम बात करें कि यहाँ के पहले जो मुख्यमंत्री थे वह थे लालजी टंडन। कौन थे? लालजी टंडन। यदि बात करें यहाँ का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? तो जबलपुर हाईकोर्ट यहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ के यदि हम बात करें नेशनल पार्क तो कान्हा, पन्ना, पेंच ये तीनों यहाँ के मुख्य क्या हैं? नेशनल पार्क हैं। यदि बात करें कि दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह पहले स्थान पर था, परंतु 2002 में इससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया, जिसके कारण मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा राज्य बन चुका है। तो सभी इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, इन्हें मेरे साथ नोट डाउन करते चलिए और इन्हें अपनी उंगलियों पर रट लीजिए, जिससे कि आप किसी भी परीक्षा को नस्तेनाबूद कर सकें और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जीएस में अपना स्कोर कर सकें। आइए शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है और काफी सरल तरीके से मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माई गोव मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक माई गवर्नमेंट यानी मेरी सरकार नामक पोर्टल लॉन्च किया है, यानी जनता को सभी जानकारी देने के लिए, जनता को सरकार की जितनी भी योजना चली गई हैं उन सभी की जानकारी देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और सरकार और जनता के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सीएम आदित्यनाथ योगी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है इसको कि क्यों याद किया गया है, क्योंकि सरकार और जनता के बीच कम्युनिकेशन बैठ सके, यानी सरकार की जितनी भी योजना है उन सभी योजनाओं के बारे में स्वच्छ तरीके से जानकारी मिल सके। इसलिए यह क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माई
यानी मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ ऐसे फैक्टों पर जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इन्हें आप एक ना एक क्वेश्चन को देख सकते हैं, इन्हें बना सकते हैं। यदि बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर रहने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी से है। इसी के साथ हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर ये हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश तो गोविंद माथुर, संजय यादव यहाँ के एक्टिंग जज हैं। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु तो बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट तो इनकी संख्या है 80, राज्यसभा सीटों की संख्या है 31 और विधानसभा सीटों की संख्या है 404 और विधान परिषद सीटों की संख्या है 100। इसको आपको याद रखना है। यदि बात करें उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यानी वर्ल्ड नेचुरल कंजर्वेशन डे 2021 कब मनाया गया? तो यह प्रत्येक 28 जुलाई को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? प्रतिवर्ष यानी प्रकृति की रक्षा करना और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे प्रत्येक 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, किस लिए? तो प्रत्येक उद्देश्य यानी प्रकृति की रक्षा करना और उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना, पशुओं और बच्चों का संरक्षण करने के लिए इसे बनाया जाता है। यानी सभी जो पशु विलुप्त होने वाले हैं उन सभी के संरक्षण के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और 2021 की इसकी जो थीम रखी गई है ये लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, छपेगी। फॉरेस्ट एंड लिविंगहुड, सर्टेनिंग पीपल एंड प्लांट। ठीक है दोस्तों, यह इसकी थीम है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के कोप 26 जलवायु परिवर्तन की शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में होगा? तो जैसा कि आपको पता है कि कोप 26 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो यह होगा ग्लासगो में, जो कि कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड में। यह क्वेश्चन आपका बनेगा और 100% इस क्वेश्चन से आपका एक ना एक क्वेश्चन पक्का होगा। तो ये ग्लासगो की होने वाली जो मीटिंग है यह अमेरिका में, ब्रिटेन, इंग्लैंड में होने वाली है। इसे आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पॉइंटों पर जो कि यूएनओ से संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रेगविले, ये कहाँ के थे? नॉर्वे के। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 193। इसी के साथ यहाँ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। इनमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193। और भारत इसमें कब शामिल हुआ था? तो 1945 में। 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। बात करेंगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ ने हिंदी भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 24 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो सारे इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, इन्हें आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो यह 27 जुलाई को सीआरपीएफ का अपना स्थापना दिवस मनाया गया था। यदि बात करें कि सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो सीआरपीएफ का शौर्य दिवस प्रत्येक 9 अप्रैल को मनाया जाता है, परंतु स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 27 जुलाई को मनाया जाता है। इन पॉइंटों को आपको याद रखना है। बात करेंगे इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है। 27 जुलाई 1939 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में मध्य प्रदेश के नीमच में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? नीमच में। लेकिन इसका नाम क्या था? तो क्या नाम था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। लेकिन इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? सीआरपीएफ। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व फोर्स। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे परीक्षाओं की दृष्टि से। यदि बात करें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 27 जुलाई 1939 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। इसका मोटो है सेवा और निष्ठा और इसके महानिरीक्षक है PS रानी पसे। तो आशा करता हूं आपको सारे इंपोर्टेंट पॉइंट पसंद आ रहे होंगे। इन्हें मेरे साथ लिखते चलिए और सुनते चलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य की सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क का निर्माण किया है? तो हाल ही में आपको पता है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने क्या किया है?
तो एक बांस पार्क का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? तो असम में किया है। क्यों किया है? क्योंकि पर जितने भी गांव के निवासी हैं उन सभी के लिए क्या किया गया है? इस बांस पार्क की स्थापना की गई है, जिससे कि क्या होगा, उनकी आर्थिक अवस्था काफी मजबूत होगी और रोजगार भी व्यापक रूप से बढ़ेगा। यानी रोजगार के जितने भी अवसर हैं वह अवसर पैदा होंगे, जिसमें लगभग कितने का खर्चा आया है? तो 50 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आया है। ठीक है दोस्तों, यह इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। जैसा कि आपको पता है कि असम के नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे हेमंत बिस्वा शर्मा। बात करें यदि हम किसकी? असम की, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर, और यहाँ के संस्थापक थे गोपीनाथ बारदोलाई। परंतु आधुनिक असम के जो संस्थापक थे उनका नाम था भूपेन हजारिका। इसी के साथ आपको पता है कि प्रोजेक्ट बोल्ट जो कि राजस्थान उदयपुर में चलाया गया था, जो कि किससे संबंधित है? बांस से संबंधित है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि हाल ही में असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनाई गई थी अजंता नियोग। असम की बात करें तो यहाँ का क्लासिकल जो डांस है वो है सत्रिय डांस, और इसी के साथ शिशु सेवा योजना यह भी असम में चली थी। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों के साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की मोमिजी निशिया किस देश की हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में 13 वर्ष 330 दिन की सबसे कम उम्र की जो महिला स्वर्ण पदक विजेता बनी है वह चीन की हैं, जिनका नाम क्या है? मोमिजी निशिया। क्या नाम है? मोमिजी निशिया। यह आपको याद रखना है, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। 23 जुलाई से चल रहे टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जो जीता था सबसे कम उम्र की बच्ची हैं, जो कि चीन की हैं, जिनका नाम है मोमिजी निशिया। यह आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल किए गए 4 नए खेल। कौन कौन से 4 नए खेल शामिल किए गए हैं? इसमें कराटे, स्केटबोर्डिंग, और जो मोमिजी निशिया बनी है वह स्केटबोर्डिंग में ही पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट हमारा सर्फिंग, और चौथा है सपोर्टिंग क्लाइंबिंग, और नेक्स्ट है बेसबॉल। इसकी क्या हुई है? पुनः से वापसी हुई है। इसे यानी 13 साल पहले ओलंपिक से हटा दिया था, लेकिन पुनः से बेसबॉल को शामिल कर लिया गया है। बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ओवर इट नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ओवर इट पुस्तक लॉन्च हुई है, यह किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो लोलो जोन्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है या इन्हें लिखा गया है। अब हम बात करेंगे वो पॉइंट जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार एक पुस्तक का क्वेश्चन लेकर आता हूं और इसमें 5 पुस्तकों को आपको लेकर आता हूं, तो इन 5 पुस्तकों को आप मेरे साथ लिखते चलिए, पढ़ते चलिए और डेली रिवाइज करते चलिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें हमारी प्रेगनेंसी बाइबल, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक करीना कपूर के द्वारा लिखी गई है। सभी पुस्तकों को आप नोट डाउन कर लीजिए। हम बात करेंगे स्टैटिक जोश पर, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में बनने की पूर्ण संभावना है। मुमताज का महल का असली नाम क्या है? तो अर्जुमंद बानो। मुमताज महल का असली नाम क्या है? तो अर्जुमंद बानो बेगम। क्या? अर्जुमंद बानो बेगम। ये आपको याद रखना है। नया हमारा न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्कों और धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। नेक्स्ट है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? टंगस्टन का गलनांक होता है। शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट है, इतिहास B.S. स्मिथ ने किसकी विजयों से संबंधित प्रवाहित होकर भारत का नेपोलियन कहकर पुरा? तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? 7। ऐसे करके शनि और इसकी 7 वलयाकार इससे लगी हुई हैं। नेक्स्ट है, गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई है 182 मीटर, यानी हम फुट में बात करें तो 597 फुट। कभी कभी फुट में भी पूछ लिया जाता है, आपको फुट में भी याद रखना है। 597 फुट, जो कि कहाँ पर? तो गुजरात केवड़िया में स्थित है, अहमदाबाद में। ठीक है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ नोट करते चलिए। स्टैटिक जी के करंट अफेयर को आप
काफ़ी अच्छे से मेरे साथ कर सकते हैं फाइट। तो बने रहना है आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पूरी वीडियो को अंत तक देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को स्किप तो बिल्कुल ना करें, देखते चलें और लिखते चलें। मैं आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करता रहूँगा, आपको करंट अफेयर के लिए बहुत आसान बना दूँगा। आइए चलते हैं, विदा लेते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।